हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी की जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और एमपीपीएससी 2020 के ये फर्स्ट पेपर का कंप्लीट सीरीज चल रही है, जिसमें कि मैं वो सारे क्वेश्चंस जो कि एमपीपीएससी 2020 के नए सिलेबस में कवर किए गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस में मैं लेके आया हूँ। और उसका ये 47वां वीडियो है, 47th वीडियो, जिसमें कि वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि 2020 के एग्जाम्स का जो फर्स्ट पेपर होता है, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस आते हैं, उस पर बिल्कुल आने की संभावना है। और उसी के बेसिस पे मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो आप सारे विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी और 2020 की तैयारी कर रहे हैं, सब लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़ जाएं और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करें। उसके लिए आपको करना क्या होगा, मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब करना पड़ेगा ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का रेडियो बटन क्लिक करना है, देन उसके बाद में सब्सक्राइब का बटन क्लिक करने के बाद में आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियोस जो कि मिस हो जाते हैं कई बार, उसके भी नोटिफिकेशन आपको उसमें मिल जाएंगे। वहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। और साथ ही साथ में वो सारा एजुकेशन मटेरियल जो कि पीडीएफ नोट्स में मैंने तैयार किया है, उसका भी लिंक आपको वहाँ पे मिलेगा और उसको भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो एमपीपीएससी के कंटेंट पर आधारित हो या फिर मध्य प्रदेश जीके या फिर अन्य सिलेबस जो कि अन्य एग्जाम्स के लिए पूछे जाते हैं। सभी का पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो सारे विद्यार्थी मेरा टेलीग्राम के चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं 47th वीडियो। और उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के शुरुआत में ही मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू होता है ये 47th वीडियो, जिसमें कि अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्लाउड कंप्यूटिंग का पहला जो शैक्षणिक उपयोग किया गया था, वो किसमें किया गया था? ठीक है, प्रोफेसर ग्रेवार्ड, प्रोफेसर रामनाथ के चेलप्पा, प्रोफेसर अमर सेन या फिर प्रोफेसर विशिष्ट नारायण सिंह। तो किसने किया था इसका उपयोग? तो इसका जो सही विकल्प है वो है प्रोफेसर रामनाथ चेलप्पा। ठीक है ना, सबसे पहले, ठीक है ना, शैक्षणिक उपयोग किया गया था। नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर रामनाथ के चेलप्पा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फेसबुक। ठीक है ना, फेसबुक जो है, इसमें टेक्स्ट मैसेजिंग भी की जाती है और साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और फोटो शेयर भी की जाती है। तो दिस इज द राइट एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको बोलते हैं CSIR-MERI के द्वारा विकसित विश्व के सबसे बड़े सौर वृक्ष को कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, दुर्गापुर, गुवाहाटी, नई दिल्ली या फिर अहमदाबाद। तो इसका सही विकल्प है दुर्गापुर। दुर्गापुर में स्थापित किया गया और ये कहाँ पर है? यह है वेस्ट बंगाल में, याद रखिएगा। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में है ये। और ये जो है सौर, देखिए लिखा हुआ है ना, सौर वृक्ष, यानी कि सोलर सिस्टम से आधारित है, जिसमें कि एनर्जी डेवलप होती है। और इसके अनुसार इसमें जो सौर वृक्ष है, इसमें 11.5, ठीक है ना, किलोवाट इसमें सौर एनर्जी डेवलप होती है। ठीक है, ये उसकी पीक क्षमता है। क्लियर है? दुर्गापुर, ये याद रखिएगा, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में ये स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया तीसरा। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकारिता का जो विस्तार है वो कहाँ तक है? ऑप्शन आपके सामने है, भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित संधि एवं समझौते तक, या फिर भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के विवादों के बीच में, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के क्रियान्वयन से जुड़े विवाद के लिए, या फिर संसद द्वारा पारित एक विधेयक जो संविधान का उल्लंघन करता है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी। दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच में जो विवाद होते हैं, ठीक है ना, वहां तक इसका विस्तार किया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रयोजन क्या है? ऑप्शन ए, ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो कि सभी स्तर पर राजनीति का मार्गदर्शन करेंगे। ये राज्य नीति, ठीक है, राजनीति नहीं, राज्य नीति। बी, गांधी के विकेंद्रीय राज्य के विकास में क्रियान्वयन, या फिर सी, राज्य द्वारा यादृच्छिक शक्तियों के प्रयोग का नियंत्रण, या फिर समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण को संवर्धित संवर्धित।
संवर्धित संवर्धित करना। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में अटपटा रहा हूँ। ठीक है, वर्ड ही हिंदी का ऐसा है। डी वाला सही है, ए बी सी डी, तो कौन सा सही है इसमें से ये आपको बताना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है, विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका सही है ए वाला। ऐसे सकारात्मक अनुदेश प्रस्तुत करना जो कि सभी स्तरों की राज्य की नीति को मार्गदर्शन करें। अच्छा, इसमें राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये संविधान के भाग 4 में दिए हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। संविधान के का जो भाग 4 है, ठीक है ना, चैप्टर 4, उसमें इसके बारे में पूरा प्रावधान किया गया है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है ना, इनको वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। ठीक है, वैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं, ठीक है ना, वैधानिक शक्तियों से ये, ठीक है ना, विहीन होता है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के किसी उद्यम के वर्गीकरण का क्या आधार है? ए, उद्यम की कर्मचारियों की संख्या, या फिर उद्यम की परिसंपत्तियों का स्वामित्व, उद्यम के कर्मकारों हेतु रोजगार की शर्तें, या फिर उद्यम द्वारा विनिर्मित उत्पादों के स्वरूप। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी इज द करेक्ट आंसर, उद्यम के परिसंपत्तियों के स्वामित्व के लिए। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं IMF के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, IMF संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण है। दूसरा, IMF को अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत स्थापित किया गया था। या तीसरा, IMF का उद्देश्य मुद्रा विनिमय दरों को स्थिर प्रदान करना, स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय तरलता का विस्तार करना, जिसको बोलते हैं दुर्लभ मुद्राओं तक पहुंच बनाना। ठीक है ना, तो इसमें से कौन से कथन सही है ये बताना है अपने को। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका फर्स्ट वाला बिल्कुल सही, यानी कि ऊपर दिए हुए तीनों विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ये तीनों को आपको इसी तरीके से माइंड में सेट कर लेना है। यानी कि ये IMF संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अभिकरण है और इसको 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था उसके तहत इसको स्थापित किया गया था। ठीक है ना, जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय जो मौद्रिक सहयोग नीति है जो कि एक देश दूसरे देश के साथ में सहयोग करता है, और उसके लिए इस कोष को तैयार किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि एक विपरीत काल में वहां से कोष निकाल के अपने देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और उसको एक लेवल तक लाने की कोशिश करना है। लिखा हुआ है ना, IMF के उद्देश्य मुद्रा विनिमय दरों को स्थिरता प्रदान करना और राष्ट्रीय तरलता के विस्तार करना है। राष्ट्रीय तरलता यानी कि उसमें जो करेंसी का एक्सचेंज है या फिर जो म्यूचुअल एक्सचेंज होता है बिजनेस का, उसमें कहीं ना कहीं करेंसी का या फिर किसी फंड का कोई प्रॉब्लम ना आए एक देश के साथ में दूसरे देश के लिए। तो ये इसके तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं MPPSC वेपन्स के वो सारे एग्जाम्स जिसकी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन वाले जो बैचेस होते हैं उनमें आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज का एक्सेस, जो कि आपको वहां पर पढ़ाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। तो जल्दी सब्सक्राइब करें अनअकैडमी के MPPSC एंड व्यापम्स के कोर्सेज को और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ फ्री प्लान भी है, उसके बेनिफिट भी आप जान लें। फ्री क्लासेस में आपको वीकली 500 फ्री लाइव क्लासेस विद लाइव डाउट क्लियरिंग मिलेंगी, साथ ही साथ में फ्री लाइव क्विज जिसमें कि आपको 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और आप वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए सिर्फ कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मेरा कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा है उसको यूज करते हुए आप प्लस सब्सक्रिप्शन का जो बैचेज हैं या फिर जो भी कोर्सेज हैं उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए और सीधे 10% का डिस्काउंट आपको मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करते हुए आपको मिलेगा। अनअकैडमी आपके लिए लाया है मिशन रैंक MP पुलिस कांस्टेबल फ्री रिवीजन कैंप्स। यहाँ पे भी आपको मिलेंगी फ्री स्पेशल क्लासेस एंड वीकली मॉक टेस्ट,
और ये सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 26 फरवरी 2021 से, और ये कैंप चलेगा 12 मार्च 2021 तक। तो देरी ना करें, फ्री वाले जो प्लान्स हैं उसमें आप ज्वाइन करके ये सारे जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं और मॉक टेस्ट उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी सैटरडे यहाँ पर आपको कंडक्ट कराया जाएगा वीकली मॉक टेस्ट, जो कि फुल लेंथ पेपर का होगा, जो कि जिसका टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से। एवरी संडे आपको ड्यूल एडुकेटर्स एनर्जी स्ट्रेटेजी सेशंस क्लासेस, जिसमें कि आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का, जो कि आपको लेंगे रूप सिंह जी, गौरव शर्मा, कपिल कांत शर्मा जी और लोकेश खावले जी। आइए अब जान लेते हैं फ्री सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको कैसे अनलॉक करना है फ्री सब्सक्रिप्शन को। सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी का जो ऐप है आपके मोबाइल पर आपको डाउनलोड करना है। देन उसके बाद में एमपीपीएससी एंड व्यापम्स जो गोल है वो आपको गोल सिलेक्ट करते हुए मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसका यूज करते हुए आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं प्लस बैचेस की जो फीचर्स हैं उसके बारे में। देखिए, प्लस बैचेस के जो फीचर्स हैं उसमें आपको आपके जो फेवरेट एजुकेटर्स हैं उससे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ में आपको जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, उन सारे एग्जाम्स की यहाँ पर प्रिपरेशन करने का कंप्लीट मौका मिलने वाला है। आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर, वो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे हर सेशन में, और साथ ही साथ में पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा और आपको फ्री टेस्ट सीरीज का पूरा एक्सेस मिलेगा और वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि वीकली मेगा क्विज भी यहाँ पे कंडक्ट होंगी। साथ में आपके डाउट क्लियरिंग पर्टिकुलर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे आप कनेक्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, और सारे के सारे यहाँ पर जो भी नोट्स हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्लस सब्सक्रिप्शन बैचेस से। आइए जान लेते हैं फ्री वर्सेस प्लस में क्या डिफरेंस है। देखिए, फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलेगा, वहीं आपको प्लस जो बैच होंगे उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। और यहाँ पर फ्री में आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो लिमिटेड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट जो मिलेंगे वो अनलिमिटेड मिलने वाले हैं प्लस प्लान में। और फ्री में आपको जो पीडीएफ और नोट्स हैं वो लिमिटेड रहते हैं, और यहाँ पर जो प्लस बैचेस होते हैं वहाँ पर आपको अनलिमिटेड पीडीएफ और नोट्स एक्सेस करने का पूरा मौका मिलता है। वहीं पे फ्री प्लान में आपको जो डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं टॉप एजुकेटर्स के, वो लिमिटेड होते हैं, और यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स जो कि प्लस प्लान है रेगुलर आपके डाउट क्लियर करते हैं हर सेशन में। अनअकैडमी अब आपके लिए लाया है लक्ष्य एमपीपीएससी 2020, जिसमें कि आपको एमपीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स और प्रीलिम्स व मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो भी हिंदी में। अच्छा, ये बैच स्टार्ट हो चुका है 5 मार्च से, तो अभी भी देरी नहीं हुई है, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसको यूज करते हुए आप 10% का कोर्सेज में प्लस कोर्सेज में डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और अपने लक्ष्य की तैयारी पूरी कीजिए। आइए जान लेते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में वहां पे आपको एमपीपीएससी व्यापम्स सिलेक्ट करने के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाना है, और वहां से जो गेट सब्सक्रिप्शन का बटन है प्लस वाला वो क्लिक करना है, जिससे आपको प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाएगा। और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करेंगे। जो भी कोर्स होगा उसमें आपको सीधे 10% का डिस्काउंट फीस में मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मौका हाथ से छूटने ना पाए, क्योंकि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा प्लस कोर्सेज में। और मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए, और सारे कोर्स आपके मंथली 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ और 48 मंथ्स के हैं, जिसमें कि आपको सीधे 10% की डिस्काउंट के बाद में जो प्राइस सामने लिखा हुआ है वो आपको उस प्राइजेस में आपको ये कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए एमपीपीएससी व्यापम के सारे एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन आ गया कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, कंप्यूटर जीके से। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? HTTP, SMTP, देखिए HTTP या फिर SMTP या फिर SLIP या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो ए इसका सही विकल्प है। ठीक है, HTTP जो एक ऐसा माध्यम है जिससे कि अपन किसी भी वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www जो भी वेबसाइट हो उससे कनेक्ट होते हैं। ठीक है ना, ये एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है
जो कि कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, .xyz.com से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो रेखा शर्मा हैं, या फिर यह आयोग मासिक पत्रिका राष्ट्रीय महिला का प्रकाशन करती है। कथन कौन सा सही है? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो सी इसका सही, यानी कि ऊपर दिए हुए दोनों विकल्प ही सही है। यानी कि वर्तमान में जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय महिला आयोग की वो कौन है? वो है रेखा शर्मा जी। ठीक है ना। और ये कब अध्यक्ष बनी थी, कब नियुक्त किया गया था? इनको किया गया था 2018 में। कब? 7 अगस्त को। 7 अगस्त 2018 से ये वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अच्छा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, ये भी पूरा क्लियर होना चाहिए। और यह है 31 जनवरी 1992 में इसका गठन किया गया था। और ये 1990 का जो अधिनियम है राष्ट्रीय महिला आयोग का, उसके द्वारा इसका गठन किया गया था। ठीक है, क्लियर है आपको? चलिए, और ये केंद्र सरकार के द्वारा इसका गठन होता है, और केंद्र सरकार के अधीन होती है जितने भी महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग जो होता है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है, और राज्य महिला आयोग राज्य सरकार के अधीन होता है। तो वही इनके सदस्य और अध्यक्ष को नियुक्त करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग और अन्य जितने भी कमीशंस हैं उन सभी पर मैंने एमसीक्यू सीरीज बनाई हुई हैं। आपने अगर वो नहीं देखी हैं तो वो भी प्लेलिस्ट से जाकर देखें। एमपीपीएससी प्रीलिम स्टडी की जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे जितने भी कमीशंस हैं जो कि एमपीपीएससी 2020 में ऐड किए गए हैं, उन सभी पर एमसीक्यूज और थ्योरी क्लास मैंने लेके रखी है। तो उनके भी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो कंप्लीट सिलेबस आपको जितने भी कमीशन है उस पर मिलने वाला है। तो मेरी प्लेलिस्ट एमपीपीएससी प्रीलिम स्टडी, उसको पूरा कंप्लीट देखिए। यू विल गेट ऑल कमीशंस, एमसीक्यूज एंड थ्योरी क्लास। ओके, अगला प्रश्न आ गया, सीवीसी जिसको बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग हिंदी में, इसका जो मुख्य कार्य है वो कौन सा है? सरकारी भ्रष्टाचार की जांच करना, रेलवे परिचालन की नियंत्रित करना, न्याय व्यवस्था पर ध्यान रखना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका ऊपर वाला बिल्कुल सही है, ए, सरकारी जो भ्रष्टाचार है, ठीक है ना, उसकी जांच करना, उसका अन्वेषण करना है। दिस इज द करेक्ट आंसर। और केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1964 में। ठीक है, लेकिन इसको जो संवैधानिक जो दर्जा मिला था, संवैधानिक संवैधानिक हाँ, संवैधानिक जो दर्जा मिला था, ये 2003 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, और केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो भी पदेन अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति भारत का। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, जिसमें कि 1+2 3 लोगों की ये कमेटी होती है। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो है नई दिल्ली में। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक की आयु के बराबर होता है। ठीक है ना, ये 65 की आयु कंप्लीट हो जाती है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण, इसको बोलते हैं एनजीटी, इसका गठन वर्ष कब है? कब किया गया था इसका गठन? 2008, 2010, 2012 या 2016? तो इसका सही विकल्प है 2010 में इसका गठन किया गया था। इसको अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो ये अक्टूबर में हुआ था, 18 अक्टूबर 2010 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, और ये एक इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? दिल्ली में। और इसके क्षेत्रीय कार्यालय वो है 4। कहाँ कहाँ पर है वो 4? ये भी पता होना चाहिए। एक है पुणे में, ठीक है ना, एक है भोपाल में, और एक कहाँ पर है? कोलकाता में, कोलकाता। और एक कहाँ पर है? चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में है। तो इस तरीके से 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं और एक हेडक्वार्टर है जो कि दिल्ली में है। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल होता है कितना होता है? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इसमें जो जितने भी सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि इसी पर ही पूरे क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? सारे पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा। और इसमें जो संरचना होती है, इसकी टोटल जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 10। ठीक है ना, 10 सदस्य होते हैं इसमें अलग अलग क्षेत्रों में। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 11वां,
किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी 12,55,000 जो कर्मचारी के लिए कल्याण के लिए एक योजना चलाई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री सामूहिक स्वास्थ्य योजना। कब शुरू की है? किसने की है? मध्य प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने, पश्चिम बंगाल या फिर असम? तो इसका सही विकल्प है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इस योजना की शुरुआत की है, ठीक है। और इसमें टोटल 12.5 लाख से अधिक जो कर्मचारी हैं उनकी स्वास्थ्य के लिए ये योजना शुरू की जिसका नाम है मुख्यमंत्री सामूहिक स्वास्थ्य योजना, ठीक है। और इस योजना की शुरुआत कोविड के समय हुई थी 1 अप्रैल, ठीक है ना, 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस योजना के अंतर्गत जो स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत जो बीमारियां हैं उनका जो इलाज होगा उसमें जो राशि खर्च होगी गवर्नमेंट की वो प्रत्येक परिवार पर, ठीक है ना, जो परिवार पर खर्च होगी वो 5 लाख, ठीक है ना, 5 लाख रुपए तक की राशि खत्म होगी। अगर कोई गंभीर बीमारियां हैं तो गंभीर बीमारी वाले जो परिवार हैं उनको 10 लाख तक की, ठीक है ना, राशि उस पर खत्म करने की वो पात्र होंगे, ठीक है ना, इस योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न आ गया, पृथ्वीराज चौहान जिसे बोलते हैं उसको कैद करके अजमेर ले जाया गया था जहां उसने गोरी के अधीनस्थ कुछ वर्षों तक शासन किया। ये कथन किसका था? हसन निजामी का, अमीर खुसरो, अलबरूनी या फिर मिनहाज सॉरी। तो इसका जो सही विकल्प है वो है हसन निजामी का ये कथन था। और इसने ही बोला था कि इसको कैद कर लिया गया था, बाद में इसने गौरी के साथ में उसके अधीनस्थ होकर अजमेर में, ठीक है ना, अजमेर में कुछ समय तक शासन किया था। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान की 2 युद्ध हुए थे गौरी के साथ में। पहला हुआ था 1191 में जिसको बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है ना, तराइन का, याद रखिएगा, तराइन का ये पहला युद्ध था, ठीक है ना, फर्स्ट युद्ध। उसके बाद में फिर 1192 का तराइन में ही हुआ था, ठीक है ना, तराइन का युद्ध था ये जो कि दूसरा युद्ध था, ठीक है ना, सेकंड युद्ध हुआ था। पहले में पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना, जीत गया था और दूसरे में मोहम्मद गौरी ने विजय पाई थी। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान को इसमें कैद कर लिया था, ठीक है। तो दिस इज ऑल द फैक्ट। देन उसी के बाद में पृथ्वीराज चौहान ही मोहम्मद गौरी था जिसने की मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी सबसे पहले। और इसी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना, उसने ही गुलाम वंश की शुरुआत की थी। कब की थी? 1206 में। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी और उसने 1290 तक गुलाम वंश, ठीक है ना, ने शासन किया था। देन उसके बाद में फिर कौन आ गया था? 1290 के बाद में खिलजी वंश आया था जो कि 1290 से लेके 1320 तक रहा, ठीक है। तो ये सारे की सारे दिल्ली सल्तनत के समय के ये पूरा का पूरा एरा रहा। इसके बाद में आगे लगातार फिर इसके बाद में जो आए थे वो आए थे तुगलक आए थे, फिर सैयद आए, फिर लोधी आए। तो इस तरीके से ये लगातार पूरे की पूरा एरा दिल्ली सल्तनत का एरा था ये, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने जानकारी पूरी दी है आपको, एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है। आप बिल्कुल इंडियन हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट है उससे आप पूरा का पूरा डिटेल में आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही क्वेश्चन जब चलेंगे आई विल एक्सप्लेन इन मीनवाइल जब भी ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध निम्न में से किससे है? अनिवार्य शिक्षा, काम का अधिकार, सिक्किम एवं संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया कानून हेतु या फिर दल बदल प्रतिषेध हेतु? तो इसका सही विकल्प है डी, दल बदल का जो कानून है, ठीक है ना, वो लाया गया था 52वें संविधान संशोधन में, ठीक है ना, ये अधिनियम बनाया गया था। और इस अधिनियम के बारे में जो जानकारी है वो संशोधन किया था किसमें? अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102, 190 और 192 में संशोधन किया गया था, ठीक है ना। याद रखिएगा जो आर्टिकल थे वो कौन कौन से थे ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आर्टिकल 101, 102, 190 एंड 192, ठीक है ना, इनमें अमेंडमेंट किया गया था और अमेंडमेंट करके ये कानून लाया गया था, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत जो भी दल होता है, ठीक है ना, वो एक दल को छोड़ के दूसरे दल में जब वो सरकार बन जाती है तो वो अपना दल बदल नहीं कर सकता था। अगर दल बदल करता था तो सॉरी उसकी जो सदस्यता है, ठीक है ना, राज्यसभा की या फिर केंद्र लोकसभा की, वो सदस्यता उसकी खत्म हो जाती थी, ठीक है ना, सदस्यता उसकी
रद्द हो जाएगी, ये कानून लाया गया था, ठीक है ना, दल बदल कानून के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया, बंगाल में नारियों की उच्च शिक्षा के इतिहास में कलकत्ता में मई 1849 में एक विद्यालय की स्थापना एक युगांतरकारी घटना थी, ठीक है ना। और इस पर्टिकुलर जो विद्यालय की स्थापना, ठीक है ना, कौन था इसका संस्थापक, ठीक है ना, हडसन प्रेट, J.E.T. बैथ्यून, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर राजा वैद्यनाथ राय। तो इसका जो सही विकल्प है वो है J.E.T. बैथ्यून, ठीक है ना। इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1849 में, ठीक है ना। और इस समय जो एक बालिका विद्यालय जिसको बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है बालिका विद्यालय, इसमें स्थापित किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद में लगातार इसके बारे में प्रमोशन जो किया था वो किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक है ना, जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल थी, ठीक है ना। इसका प्रचार प्रसार किया। उसके बाद में इन्होंने 35 ऐसे विद्यालय उस समय खोले थे, ठीक है ना, जो कि बालिका विद्यालय थे, ठीक है ना, उनको ओपनिंग की थी। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 15वां और इस वीडियो का एमपीपीएससी एमसीक्यू सीरीज का ये आखिरी प्रश्न। इसमें पूछा है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? विधानसभा अध्यक्ष में, मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अंतर्गत? तो इसका सही विकल्प है राज्य का जो राज्यपाल होता है उसमें ये शक्तियां निहित होती हैं, जो कि राज्य की कार्यपालिका की होती है, ठीक है ना। कैबिनेट भी जो होता है वो राज्यपाल के अधीन होता है, ठीक है ना। जो भी रिपोर्ट करता है वो राज्यपाल को ही रिपोर्ट करना पड़ता है, मुख्यमंत्री को, ठीक है ना। और ये होता है संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत? 154 के अंतर्गत ये पूरी की पूरी जो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति है ये राज्य के राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ये आपको क्लियर है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है राज्यपाल की, ठीक है। और ये थे पूरे क्वेश्चंस आपके सामने 15 जो कि मैंने आपके सामने रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, आपकी कमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य वो सारे विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी एमसीक्यू सीरीज को कवर करना चाहते हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, वो भी लगातार मेरी इस चीज़ से जुड़ें और लगातार मेरी वीडियोज़ को देख पाएँ। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में आप बिल्कुल जुड़ जाइएगा, क्योंकि उसमें वो सारे इम्पोर्टेंट्स वीडियोस के लिंक्स और इम्पोर्टेंट्स पीडीएफ नोट्स आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो उसका लिंक आपको मेरी इस वीडियो के नीचे मिलेगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम का एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जो कि मेरे इस चैनल का है, जिसमें कि आपको वो सारे इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल मिलने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।